नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिखर क्लासेज में। कैसे हो? सब अच्छे होंगे। चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो मोटिवेशनल थॉट के साथ हम जो स्टार्ट करते हैं उसमें लिखा है, व्यस्त रहने से व्यक्ति के आधे दुख दूर हो जाते हैं। ये बात मैं इसलिए आज आपके सामने लिख रहा हूँ कि आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, आप जो भी हो, किसी भी व्यक्ति को हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। वो किसी भी काम में हो, चाहे वो पढ़ने में हो या अपना कोई काम कर रहा हो, क्योंकि यदि खाली बैठे हुए व्यक्ति क्या करेगा, उसके दिमाग में कुछ अलग अलग बातें आएगी, उससे वो नर्वस होगा, कुछ अच्छा सोचेगा, कुछ बुरा सोचेगा, और ज्यादातर ये है कि बुरा ही सोचा जाता है, अच्छा नहीं सोचा जाता। इसलिए हमेशा व्यक्ति को क्या होना, व्यस्त रहना चाहिए अपने काम में, फालतू की बातों को ध्यान में न देकर। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें देखो क्या लिखा है। साइकी नामक अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया? एक साइकी नामक अंतरिक्ष यान है, वो किसने लॉन्च किया ये हमें बताना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान में रखना। किसने किया ये बताना, क्या नासा ने किया, इसरो ने किया, या ईसा ने कहा, या जाक्सा ने किया, ये हमें बताना है। तो ये है जो नासा है, अमेरिका की, यूएसए की संस्था है। अंतरिक्ष जैसे अपने इसरो है वैसे है, उसने ये लॉन्च किया है साइकी नामक अंतरिक्ष। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो क्षुद्र ग्रह है, अद्वितीय धातु की खोज करना। अद्वितीय धातु की खोज करना किसमें? क्षुद्र ग्रह में। क्षुद्र ग्रह में अद्वितीय धातु की खोज करना है, उसके अध्ययन के लिए किया है। ये क्या है? एक 6 वर्ष का मिशन है। 6 वर्ष का मिशन है, इसको ध्यान में रखना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक जो लक्ष्य है वो क्या है? लोहे कोर का पता लगाना। लोहे कोर का पता लगाना। साइकी जो नामक अंतरिक्ष यान है उसका नासा ने लॉन्च किया, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो ये पृथ्वी कैसे बनी, या क्षुद्र ग्रह वगैरह ये कैसे बने, इनके मध्य में अभी तक ये रहस्य बना हुआ है। तो इनके एकदम मध्य में जो लोहे कोर है, जो सबसे भारी धातुओं की कोर है, उसका पता लगाना कि ये कैसे है, क्या है, इनके बारे में जानकारी करना। और ये जो क्षुद्र ग्रह है वो किन के मध्य आते हैं ये ध्यान में रखना। ये मंगल और बृहस्पति, इनके मध्य में घूमते रहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो ध्यान में रखना, क्षुद्र ग्रह की खोज के अंदर की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? साइकी। किसने किया है? नासा ने। इसी के साथ हम अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में लिखा है, नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ये हमें बताना है। इंडिया स्किल्स में क्या है? इंडिया स्किल्स के बारे में हमें बताना कौन से मंत्री ने किया। अनुराग ठाकुर ने, या फिर अनुराग ठाकुर ने, स्मृति ईरानी ने, या आर के सिंह ने, या धर्मेंद्र प्रधान ने? तो जो हमारे शिक्षा मंत्री है, कौशल मंत्री भी है, वो है धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री। इन्होंने क्या किया है कि नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023 का शुभारंभ किया। अब ये है क्या? यह एक विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता। अब किस रूप में प्रतियोगिता ये हमें बताना है। तो विश्व कौशल प्रतियोगिता, विश्व की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, ये हमें ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, जो हर 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। इस बार कहाँ हो रही है? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री, कौशल मंत्री भी है। इसका आयोजन कौन करवाता है? वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा। वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल आयोजन कौन करवाता है? वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजन किया जाता है। हर 2 वर्ष में किया जाता है। अब की बार कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। उद्घाटन किन्होंने किया? जो हमारे शिक्षा में स्किल्स मंत्री है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र
प्रधान, इन्होंने किया, इसका ध्यान में रखना। फिर कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। इस बार भारत ने कौन सा स्थान किया? तो हमें ध्यान रखना है, भारत को मिला है 11वां स्थान। भारत को 11वां स्थान मिला है। इसमें कितने देश शामिल है ये बता दे। तो ये जो इंडिया स्किल्स है इसमें कुल 86 देश शामिल है। इसको ध्यान में रखना। तो जो इंडिया स्किल्स 2023 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? यह हमें ध्यान में रखना है। वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल के द्वारा प्रति 2 वर्ष में होता है। विश्व की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। इस बार भारत का 11वां स्थान मिला है भारत को इसमें। फिर देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आज के सेशन का। उसमें है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी? ये कल ही घोषणा की गई, तो यह हमें ध्यान में होगा 4% केंद्रीय मंत्रिमंडल में घोषणा की गई कि जो केंद्रीय कर्मचारी उनके लिए कितना बढ़ा दिया? 4%। जो पहले 42.24 था, तो अब कितना हो गया? 46.24% हो गया डीए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए, मिशन चंद्रयान पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान, इसको ध्यान में रखना। अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा विभाग द्वारा जितने भी पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं वो लगभग इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया ये हमें बताना। नरेंद्र मोदी जी ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, एस सोमनाथ ने या एस जयशंकर ने, ये हमें बताना है। तो क्या आप बताओगे अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो वो क्या है? वेब पोर्टल लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ये हमारे शिक्षा मंत्री। अब इसका मुख्य मकसद क्या है इस वेब का, ये हमें बताना है। बनाया किसने है? तो एनसीईआरटी ने, जो हमारी केंद्रीय शिक्षा संस्था है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। जो हमारे शिक्षा से संबंधित जितने भी वर्क होता है उस पे काम करती है। जैसे अभी हमारे राजस्थान में भी पहले आरबीएसई चलती थी, अब एनसीईआरटी बोर्ड की बुक चल रही है, उस हिसाब से इसने बनाया है, इसने तैयार किया, इसके तहत किया। अब इसका काम क्या है? जो चंद्रयान 3 था उसके उस पर आधारित क्यूज यानी क्वेश्चन या गतिविधियां ये होगी। अब ये किसके लिए होगी? तो वो स्कूली छात्रों के लिए। अब इसका एक ही मकसद है, चंद्रयान 3 जो वेब पोर्टल लॉन्च किया है वो स्कूली छात्रों के लिए, जो चंद्रयान 3 था उसके ऊपर आधारित क्यूज करवाएंगे या गतिविधियां करवाएंगे, कुछ डेवलप स्किल्स वगैरह सिखाएंगे। ऐसे काम वो कौन करवाएगा? यही करेंगे। किसके लिए है? स्कूली छात्रों के लिए। बनाया किसने? एनसीईआरटी ने। लॉन्च किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, स्किल डेवलपमेंट मंत्री है। तो देखो आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कल परसों दिए गए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? ये बताओ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों पहला ही है। तेलुगु, किसी भी तेलुगु एक्टर को पहला ये अवार्ड मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का। तो ये हमें बता, नागार्जुन, विजय देवराकुंडा, अल्लू अर्जुन या महेश बाबू। तो इसका सही आंसर होगा अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन को क्या मिला है? पुष्पा के लिए। पुष्पा एक मूवी आई थी, पुष्पा झुकेगा नहीं, इसके लिए किसको मिला है? अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। चलो आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? अब ये हमें बताना है कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस है वो किस थीम पे आयोजित किया जाएगा। पहला तो यहाँ से हम आयुर्वेद दिवस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है ये हमें देखना है। तो धन्वंतरी जयंती आती है। धन्वंतरी जयंती पे 11 नवंबर को हर वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो इस बार जो आयुर्वेद दिवस मनाया
जाएगा। उसकी हर प्रोग्राम की एक अलग थीम होती है, उसी पे उद्देश्य लेकर काम किया जाता है। ये मैंने आपको रोज बताता हूँ। तो इस वर्ष 11 नवंबर को धन्वंतरि जयंती पर जो आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा वो किस थीम पे आधारित होगी, ये हमें बताना है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर हेल्थ, हेल्थ एंड आयुर्वेद, या वन हेल्थ वन आयुर्वेद, कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। इसके लिए क्या यह थीम रखी गई है आयुर्वेद दिवस की। कब मनाया जाएगा? 11 नवंबर को। किसकी जयंती? धन्वंतरि जयंती पे मनाया जाएगा। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत के द्वारा 100 देशों में आयोजित किया जाएगा। भारत के द्वारा 100 देशों में आयोजित किया जाएगा, ये ध्यान में रखना। और इसके बारे में कुछ किसके द्वारा मनाया जाएगा, कौन करवाएगा आयोजन? तो आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय आयुष मंत्रालय है, वो सभी विभागों का क्या करेगा? सभी मंत्रालयों का सहयोग करेगा इसमें मनाने के लिए। तो आयुष मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों का सहयोग करेगा। यह हमें ध्यान में रखना है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है, धन्वंतरि की जयंती पे मनाया जाता है। अब की बार क्या करेगा? भारत 100 देशों में इसको आयोजित करवाएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा करवाया जाएगा और सभी जो जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी मनाएंगे। और उसमें सहयोग कौन करेगा? उनका आयुष मंत्रालय करेगा। उसकी थीम रखेंगे वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। हाँ, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, इतना ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं हमारे नए क्वेश्चन की तरफ। आज का देखो, आज का नया क्वेश्चन आगे है कि बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बिहार में क्या है कि 2008 से, कब से? 2008 से है कृषि रोड मैप जारी किए जा रहे हैं। कृषि रोड मैप जारी किए जा रहे हैं, कब से? 2008 से। बिहार में, बिहार क्या है? एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है, अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? वो कृषि है। इसलिए कृषि को इंपॉर्टेंस देके 2008 से कृषि मैप रोड मैप जारी किए जाते हैं। बिहार की लोक संस्कृति, जो बिहार है उसकी लोक संस्कृति, लोक संस्कृति का आधार भी क्या है? कृषि है। तो ये सब महत्वपूर्ण है बिहार के लिए कृषि, इसलिए उसमें रोड मैप जारी किए जाते हैं। तो अब की बार 2023 से 28 तक, यानी 5 वर्ष का, 5 वर्ष का रोड मैप है, वो कौन जारी कर, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो हमें बताना है नीतीश कुमार, अमित शाह, राजनाथ सिंह या द्रौपदी। तो इसका आंसर होगा हमारे राष्ट्रपति जी महोदय है द्रौपदी मुर्मू जी। इनके द्वारा बिहार द्वारा किया गया, उसमें क्या किया गया? बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का आयोजन किया गया लॉन्च किया गया। कौन सा? चौथा। ये कब से स्टार्ट है? 2008 से। इसका ध्यान में रखना, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पे टिकी हुई है, उसी का आधार है। और जितनी भी लोक संस्कृति है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कृषि। तो अब हमें बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी। ये बिहार के सीएम है और राजधानी कहाँ है? पटना है। ये ध्यान में रखना। बस बिहार का चौथे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रदेश के किस गांव में डिजिटल लाइब्रेरी व म्यूजियम तथा संत पद्माराम जी का स्मारक बनाया गया? यह प्रदेश का मतलब है राजस्थान। अब इसमें बारे में हमें थोड़ा सा बताना है, किस गांव में बन रहा है डिजिटल, एक तो डिजिटल लाइब्रेरी म्यूजियम बन रहा है और संत पद्माराम जी का स्मारक बनाया जाएगा। यह हमें बताना है। तो वो क्या है? सिलवा मूलवास बीकानेर, या बड़ी तालाब उदयपुर, या मीनल गांव चित्तौड़गढ़, या औरंगाबाद गांव अलवर। यह आपको बताना है। जो देखिए, सिलवा मूलवास जो बीकानेर का है, सिलवा मूलवास गांव, उसमें क्या किया जाएगा? संत पद्माराम जी का स्मारक बनाया जाएगा, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी और म्यूजियम बनाया जाएगा। इसको ध्यान में रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं आज के। इसमें देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार
किस किसे प्रदान किया गया बताना है। किसके लिए? तो सांप के लिए। उसका उपन्यास था सांप। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का मीरा पुरस्कार किसे दिया गया ये हमें बताना है। और उनका उपन्यास था सांप। उपन्यास का नाम उनका सांप था, तो ये बताना है। तो ये रत्न कुमार सांबरिया जी है, या डॉक्टर रणजीत सिंह, या रास बिहारी गौड़ को, या पुरुषोत्तम पोमल को। तो ये दिया गया है रत्न कुमार सांबरिया जी। रत्न कुमार सांवरिया जी को क्या दिया गया है? 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो इनके उपन्यास का नाम है सांप। इसके बारे में, इसके लिए इनको सर्वोच्च मीरा पुरस्कार दिया गया, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो राजस्थान में टैलेंट सर्च एग्जाम करवाया जाएगा इस बार, राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम आरटीएससी जो करवाया जाएगा, उसमें विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत कितने विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? जो टैलेंट सर्च एग्जाम करवाएगी राजस्थान सरकार, जो पहली बार हो रहा है राजस्थान सरकार में, राजस्थान राज्य में, तो उसमें क्या हुआ है कि कुछ विद्यार्थियों को चुनेगी, को कितने विद्यार्थियों को चुनकर उनको छात्रवृत्ति देगी, इसके बारे में हमें बताना है। 10,000, 2,000, 5,000 या 25,000? तो यहाँ पे बता दें कि इसका राइट आंसर होगा 10,000। राजस्थान सरकार क्या 10,000 विद्यार्थियों को चुनेगी। राजस्थान में क्या हो रहा है? ये पहली बार हो रहा है, पहली बार एग्जाम हो रहा है राजस्थान में। कितने विद्यार्थियों को चुनेगी? 10,000 विद्यार्थियों को चुनेगी। अब इसमें क्या होगा कि जो कक्षा 11 और 12 है, कक्षा 11-12 के लिए हर माह कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी? 1,250 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसमें क्या है, जिनका भी सिलेक्शन होगा, जो 10,000 स्टूडेंट छांटे जाएंगे, चुने जाएंगे, उनमें क्या है कि 11 और 12 में 1,250 रुपए मिलेंगे। और स्नातक यानी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, इसके लिए क्या दिया जाएगा? 2,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब इसमें एक भाग कौन लेंगे? जो 10वीं क्लास में 10वीं क्लास के स्टूडेंट है वही भाग लेंगे, जो पहली बार आए हैं। पहली बार का मतलब यहाँ पे जो फेल होकर या री कर रहा है उसके लिए नहीं है। जो 10वीं क्लास में 9th से 10th में इस साल आया है वही इस एग्जाम में बैठेगा। इसका बस इतना सा ध्यान रखना। अब इसमें होगा क्या, 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा वो मानसिक एबिलिटी, मानसिक योग्यता का होगा। दूसरा पेपर कौन सा होगा? सब्जेक्ट का होगा, यानी शैक्षिक योग्यता का होगा। ये ध्यान में रखना। तो मेगा विद्यार्थी कितने 10,000 छात्रों का चयन करेगी, उसमें से जो इसका आरटीएस यानी राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम ये करवाएगी। एनसीईआरटी उसको केंद्र माना गया है। इसकी जो नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? आरबीएससी को। राजस्थान सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम है उसको बनाया गया है। ये बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। घोषणा कब की गई? 2023-24 में। इसका ध्यान में रखना, राजस्थान में इम्पोर्टेंट है, पहली बार करवा रही है। कितने विद्यार्थियों को मिलेगी, क्या क्या इनको छात्रवृत्ति मिलेगी, कौन करवा रहा है, कितने पेपर होंगे, बस इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दी गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, केंद्र ने 4 राष्ट्रपति वीरता पदकों का विलय कर नया नाम क्या रखा है, ये हमें बताना है। 4 वीरता पदक केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते थे, उसमें कौन कौन से थे? एक तो दिया जाता था पुलिस विभाग में, एक तो पुलिस विभाग में दिया जाता था। दूसरा कहा किस में दिया जाता था? अग्निशमन में, अग्निशमन विभाग को। तीसरा होमगार्ड में, और चौथा नागरिक सुरक्षा में। इसको ध्यान में रखना। पहले क्या है कि जो राष्ट्रपति अवार्ड दिए जाते थे, राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार, वो पुलिस विभाग, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा, इन सब में अलग अलग दिए जाते थे। और लिखा जाता पुलिस के लिए राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार, अग्निशमन के लिए राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार। अब सबका नाम
एक कर दिया गया, सबको मिलाकर एक ही नाम दिया जाएगा, एक ही नाम से उनको वीरता पुरस्कार दिया जाएगा, वो चाहे किसी भी विभाग से हो। तो उसके लिए क्या नाम रखा है ये हमें बताना। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक, या पीएम साहसी पदक, या साहसी पदक, या पीएम वीरता पुरस्कार, ये हमें बताना है। तो इसका नाम बदलकर एक ही नाम रख दिया, वो रख दिया वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक। अब जिसे भी वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा, उसके आगे एक ही लिखा जाएगा, राष्ट्रपति के लिए वीरता का पदक। उसका नाम ये कर दिया, सब इन सारे चारों पदकों को मिलाकर एक पदक के नाम से दिया जाएंगे, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक। कहने का मतलब है पूरे भारत में जितने भी ये पदक वीरता के लिए दिए जाते हैं, तो वीरता के लिए दिए जाएंगे तो किस राष्ट्रपति जी द्वारा दिए जाएंगे, तो उसका नाम एक ही रख दिया, किसी भी विभाग से आए, कहीं से भी आए, उसको वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक के नाम से दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, लद्दाख के किस जगह में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये बताओ। अभी घोषणा की गई है कि लद्दाख जो क्षेत्र है हमारा यूटी क्षेत्र है, उसमें एक सेंटर खोला जाएगा, किसका, खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस का। तो वो कहाँ, किस जगह पे खोला जाएगा, वो स्पुतक, जम्मू, कारगिल या कठुआ। तो वो खोला जाएगा स्पुतक, वो कहाँ पड़ेगा, लेह जिले में। तो इसको ध्यान में रखना, लेह जिला है, उसमें पड़ेगा। भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसको ध्यान में रखना। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है लेह। उसके अंदर क्या है, स्पुतुक नाम से जगह है, वहां पे क्या खोला जाएगा, खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा भारत सरकार की तरफ से। तो इसमें ध्यान रखना। अब ये लद्दाख बसा हुआ कहाँ पे है, तो ये जो अपने भारत का उत्तरी काराकोरम क्षेत्र, और उत्तर में तो क्या है इसके काराकोरम, और दक्षिण में क्या है, हिमालय पर्वत। इन दोनों घाटियों के मध्य घाटी में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर यूटी राज्य है, वो लद्दाख है। वो उसका सबसे बड़ा जिला है लेह है, वो इंडिया का ही सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वो जगह का नाम स्पुतक, जिसमें क्या खोला जाएगा, खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस खोला जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और आपको आगे चलते हैं। अब एक जो स्लाइड में लेके आया था आपके सामने, उसमें एक इम्पोर्टेंट थी, थोड़ा सा देखो। ये फोटो है कि एक इनकी है ये एमएस गिल कौन थे, ये है। तो ये हमें बतानी, ये पहले सीईसी यानी पहले पहले चुनाव आयुक्त है। पहले चुनाव आयुक्त थे, जिनका हाल ही में क्या है, कल निधन हो गया था। कल का बोले तो 18 अक्टूबर को। तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। पहले सीईसी एमएस गिल का निधन हो गया, जिन्होंने 2004 में राज्यसभा में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद राजनीति में शामिल हुए थे, और 2008 में खेल मंत्री बने थे। 2008 में खेल मंत्री बने थे लेकिन पहले सीईसी थे, चुनाव आयुक्त थे। तो कौन थे, एमएस गिल थे। तो ध्यान में रखना, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो थोड़ा सा एसएससी टारगेट करती है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो, हमारी सेशन आज का है वो कंप्लीट हो गया है। आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, वो आपके सामने बताए गए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लासें कैसे लग रही है, कैसे नहीं। और आगे इस हमारी मुहिम को लगातार सक्सेसफुली देखते हुए आगे हमारे साथ चलते हुए। धन्यवाद।